हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी अपन पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन जनरली जैसे अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन किया, वैसे इस लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो कि अपनी पूरी केमिस्ट्री में या कहूँ पूरी जो अपनी मेन फिजिकल केमिस्ट्री है, जहाँ अपन क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी में अपन डिफरेंशिएशन का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। मेनली जो इंटीग्रेशन है वो मेनली अपने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा उसकी नीड पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन जो है मेरा पहली बात आ रही है रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या होता है? रिवर्स मेथड होता है। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में अवकलन जो अपन ने किया है उसका जस्ट रिवर्स मेथड ये होता है समाकलन। जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि अवकलन समाकलन होता क्या है, तो जनरली एक सीधे वे में मैं अगर बताऊँ, अवकलन होता है किसी एक पर्टिकुलर कंप्लीट चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। वैसे समाकलन क्या होता है? उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक बड़ा पार्ट बनाना। जनरली ये तो हुआ एक मेथड, एक बोलने का मेथड, बताने का मेथड है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन 2 पार्ट्स में की, वैसे अपन करेंगे इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट्स में। यहाँ जो दोनों पार्ट्स हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस उनमें है, वो भी अपन सीख लेंगे। 2 टाइप्स के ये होते हैं। एक होता है विदाउट लिमिटेशन, यानी एक इंटीग्रेशन मेरा होगा विदाउट लिमिटेशन का, जिस पर कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, ठीक है। दूसरा मेरा होगा विथ लिमिटेशन, ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा? सीमाएं निर्धारित होंगी, यानी इस समाकलन के इस भाग में सीमाएं निर्धारित होंगी। और इसी समाकलन के भाग को अपन एग्जैक्ट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, निश्चित समाकलन भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब अपन विदाउट लिमिटेशन वाला इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन समाकलन का जो चिन्ह होगा वो इस टाइप का होगा, समाकलन का चिन्ह कुछ इस टाइप का होगा। ऐसे जब अपन एग्जैक्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ भी क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी टाइप का ही होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा फिर दोनों में? फ़र्क ये होगा, यहाँ जैसे मैंने बोला विथ लिमिटेशन है, सीमाओं के साथ है, यानी यहाँ इस इंटीग्रेशन में आपको एक लोअर लिमिट मिलेगी, ठीक है, एक निम्नतम सीमा मिलेगी जहाँ से समाकलन शुरू करेंगे, और एक होगी उच्चतम सीमा जहाँ तक समाकलन अपन करेंगे। यानी एक तो होगी लोअर लिमिट, ठीक है, ध्यान रखना आपको, एक तो होगी लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा जहाँ से समाकलन अपन शुरू करेंगे, और एक होगी अपनी हायर लिमिट, ठीक है, एक होगी अपनी हायर लिमिट यानी उच्चतम सीमा, ठीक है, जहाँ तक समाकलन अपने को करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। जनरली कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिमिलर से ही होते हैं, बस यहाँ क्या है, लिमिट आपको दी हुई होने के कारण क्या है, आपको उन लिमिट्स की वैल्यू भी, उन सीमाओं की वैल्यू भी अपने को समाकलन का जो अपन लास्ट में फाइनली जो वैल्यू निकालेंगे उसमें मान बस रखना होता है। वो भी अपन सीख लेंगे, कोई बड़ी हार्ड बात नहीं है। बस दोनों में फ़र्क यही है, एक विदाउट लिमिटेशन वाले इंटीग्रेशन होते हैं जो डायरेक्ट ये जैसे फॉर्मूला लिखें इन बेस पे हो जाएंगे, और जो विथ लिमिटेशन वाले हैं या कहूँ जो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन है वो भी क्या होते हैं, वो भी इन्हीं फॉर्मूला से संपन्न हो जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस उनमें क्या है, लिमिट्स लग जाती है, एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट। आपको क्वेश्चन में जनरली दिया हुआ मिलेगा कि भाई इस समाकलन के लिए लोअर लिमिट ये है और हायर लिमिट ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप समाकलन कीजिए, तो उस चीज़ के लिए अपने को कोई ज़्यादा बर्डन लेने की नीड नहीं है। अब बात आती है, जैसे पीछे अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन को अपन ने कैसे किया था, डी से किया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन को अपन ने कैसे किया था? डी से किया था। नीचे अपन ने किया था जिसके सापेक्ष करना है उसको अपन डी के साथ लिखेंगे, और ऊपर जो अपन डी के साथ लिखेंगे जिसका अपने को करना है, ठीक है, जिसका अपने को अवकलन करना है उसको अपन डी के साथ लिखते हैं, और जो हर है मेरा डिनोमिनेटर है वहाँ पर अपन लिखते हैं जिसके सापेक्ष अपने को अवकलन करना है। वैसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ भी क्या है, अपन क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे। साइन किसका है? इंटीग्रेशन का, यानी समाकलन का ये साइन हो गया। अब अंदर क्या करना है, जिसका करना है, यानी जिस क्वांटिटी का अपने को इंटीग्रेशन करना है वो क्वांटिटी अपन यहाँ लिखेंगे, फिर इनटू, फिर लिखेंगे डी, और फिर इस डी के जो मल्टीप्लाई में जो होगा जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो वो वैल्यू अपन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सपोज अगर आपको मिले एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ लिखा हो x² + 3x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो समाकलन करना है इसका मतलब जो साइन लगाएंगे समाकलन का, ठीक है। दूसरी बात, किसका कर रहे हो, जिसका करना है, किसका कर रहे हैं अपन इस एग्जाम्पल में, x² + 3x का, तो मैं लिख दूंगा x² + 3x। फिर मुझे क्या करना है, d लिखना है, मैं d लिखूंगा, और फिर मेरा क्या आएगा, जिसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा dx। तो ये एक जनरल वे हो गया रिप्रेजेंटेशन का इंटीग्रेशन को, कंप्लीट एक इंटीग्रेशन इस टाइप से हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं इसी में ऐड करूँ, जो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन को भी अगर मैं इसी में ऐड कर दूँ, तो आपको जनरली क्या देखा हुआ मिल सकता है,
नॉर्मल तो इंटीग्रेशन ये हो गया। इसी में आपको लिमिट दे दें कि आप लोअर लिमिट तो आपकी है 0 और हायर लिमिट आपकी 2, कोई वैल्यू दी हुई मिल सकती है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो वो हो जाएगी लोअर लिमिट और एक हो जाएगी हायर लिमिट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ कोई भी लिमिट आपको दी हुई मिल सकती है, ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है, कोई एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपन क्वेश्चन कर लेंगे आगे, वो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि किस टाइप से अपन इसको अपन शो करते हैं, समाकलन को कैसे निकालते हैं। जिसका करना हो पहले तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन, समाकलन का साइन, फिर लिखेंगे अपन जिसका करना है, फिर इनटू, फिर डी लिखेंगे और फिर जिसके सापेक्ष अपने को करना है। इसका करना था अपने लिख दिया, फिर डी लिख दिया और फिर जिसके सापेक्ष यानी एक्स के सापेक्ष करना था एक्स लिख दिया। ये हो गई एक इंटीग्रेशन का मेथड। अब अपन करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात। यहाँ कोई डीपली काम नहीं है, यहाँ अपन इन फॉर्मूलाज के बेस पर अपन आसानी से कर लेंगे। देखिए पहला अपना जो फॉर्मूला है वो अपने को दिया हुआ है एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। जैसे अपने डिफरेंशिएट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो पद होगा जिसके सापेक्ष आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, और जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों वेरिएबल्स एक जैसे होने चाहिए, उनमें मैचिंग होनी चाहिए। मतलब जिसके सापेक्ष आप, जिस वेरिएबल के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी का पद यहाँ भी होना चाहिए। ये मैंने आपको साफ साफ बताया था। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप y लिख दोगे, आप dy बाई dx कर रहे हो और जो y के यहाँ कोई भी वैल्यू आप रख रहे हो उसमें x है ही नहीं, तो फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा, नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। सेम वही बात है इंटीग्रेशन में भी, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और जिसके सापेक्ष कर रहे हो दोनों में क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। जैसे आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ देखिए x की क्वांटिटीज हैं, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, x भी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर प्लस 3y इंटू डी एक्स कर दूंगा, फिर वो कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, होगा लेकिन उसकी वैल्यूज़ अलग आएगी, फिर वो एक तरह से एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो वो भी अपन देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला अपना इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स की पावर एन डी एक्स का। जैसे अपन ने पीछे डिफरेंशिएट किया है, वहाँ पे अपन ने एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। पीछे अपन ने एक्स की पावर एन का क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, कुछ इस तरीके से किया था। क्या निकल के आया था अपना एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएट अपन ने किया था, अवकलन किया था एक्स के सापेक्ष, उसकी वैल्यू तो आई थी एन एक्स की पावर एन माइनस 1। वैसे एक्स की पावर एन का जब आप समाकलन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे एक्स के सापेक्ष, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब उसकी वैल्यू आएगी एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड एन प्लस 1। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इन पे क्वेश्चन अपन अभी करेंगे। दूसरा है 1 अपॉन एक्स का आप समाकलन कर रहे हो, 1 अपॉन एक्स का समाकलन कर रहे हो, ठीक है। जनरली इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको जो पढ़ने का मेथड है वो इस टाइप से अपन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का साइन है ये, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, डी एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ln x। क्या हो जाएगा, ln x। और इसी ln को मैंने आपको कल बताया था, ln को मैं लोग ई बेस भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, लोग ई बेस। आधार है मेरा ई, मैंने कल भी बताया था लोग में 2 आधार होते हैं, एक ई आधार होता है और एक tan आधार होता है 10, ठीक है। वो अपन बातें आगे कर लेंगे। नॉर्मल ये हो जाएगा। अब इसी के सिमिलर क्या था, अपन ने पीछे किया था log x का डिफ्रेंशिएट किया था अपन ने कल, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी 1 अपॉन एक्स। तो log x का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तब तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स, और जब आप 1 अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी, log e बेस x। तो मैंने लिखाया था ना कि रिवर्स मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन का एक रिवर्स मेथड ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड अपना फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले में अपन e की पावर x का अपन कर रहे हैं समाकलन, ठीक है। ये रहा मेरा e की पावर x और इसका समाकलन मेरा क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। पीछे भी अपन ने किया था e की पावर x का डिफरेंशिएट अपन ने किया था, और e की पावर x का जो डिफरेंशिएट अपन ने किया वो क्या किया था, e की पावर x ही किया था, अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूलाज अगर याद हैं तो यहाँ इतनी जोर आने वाला काम नहीं होगा। नेक्स्ट मैं फोर्थ फॉर्मूले की बात करता हूँ। अगर आपको दिया हो e की पावर ax और आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कल भी आपको बताया था डिफरेंशिएशन में, जो आपको दिया हो उसको आप एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ एक कांस्टेंट a लग चुका है। कांस्टेंट यहाँ भी है x के साथ, है कि नहीं है भाई। e की पावर x को मैं ये नहीं लिख सकता क्या, e1 इंटू एक्स, एक्स को 1 से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो यहाँ भी तो कांस्टेंट है, दिख रहा होगा आपको, एज इट इज़ यहाँ भी क्या है, x के साथ कोई कांस्टेंट है। ये भी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी आपको जैसे e की पावर
कोई भी आपको कॉन्स्टेंट यहाँ पे मिल सकता है, 5x 7x 8x कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। या फिर आपको दे दे e की पावर bx लिख दे और कहे कि b जो है वो एक नियत है, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो फिर वही बात आ जाती है, तो b भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, पहले तो आप इसको एज इट इज़ लिख दोगे, एज इट इज़ लिख दिया, फिर आप डिवाइड करोगे किससे, जो कांस्टेंट x के साथ आ रहा है मल्टीप्लाई में, उसको अपन लिख देंगे इसके डिवाइड में। ये काम आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5th नंबर फॉर्मूले की। अगर आपको कोई दो वेरिएबल्स प्लस में हो, योग में हो, जोड़ में हो, ठीक है, और उनका आपको क्या करना हो, x के सापेक्ष क्या करना हो, इंटीग्रेशन करना हो। ध्यान रहे यहाँ जो दो वेरिएबल्स u और v वेरिएबल्स हैं, चर राशियाँ हैं, पर लेकिन ये क्या होंगी, इस x पर डिपेंड करेंगी, ठीक है, x के साथ परिवर्तित तो होती रहेंगी, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन आ रहा है दोनों, देखो दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ भी प्लस में हो सकती हैं या फिर माइनस में भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी का अलग इंटीग्रेशन करना है, u इंटू डी एक्स। देखिए ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में बाहर मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा प्लस, और फिर क्या करेंगे अपन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंटीग्रेशन तो दोनों का होना ही है अलग अलग, ठीक है। तो जहाँ चाहे प्लस का साइन है चाहे फिर माइनस का साइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ, ये आपको मैथ्स में पता सीखा होगा आपने कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ नीचे माइनस मिले आपको तो उसको माइनस के तौर पे कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कब, जब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हो और दोनों वेरिएबल्स क्या हो, एक्स पर डिपेंड करते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट अपना जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई अचर हो और वो गुणा में हो इस dx के, और उसका आपको इंटीग्रेशन करना हो, अचर मतलब जो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा हो, कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए आपको जो कांस्टेंट हो और उसका आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना हो, तो वही बात जैसे अपन ने कल डिफरेंशिएट में की थी, उस अचर को अपन क्या ले लेते हैं, अपन बाहर लिख लेते हैं। तो ऐसे अपन इस कांस्टेंट को अपन बाहर लिख लेंगे, बाहर लिख लिया किससे, समाकलन से बाहर। कल अपन अचर को डिफरेंशिएट से बाहर लिख रहे थे, लास्ट वाला लेक्चर आप देख लेना। ऐसे अपन अचर को बाहर लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और फिर ये dx मेरा बच जाएगा। और इसका मैं आपको आंसर यही बता दूं, कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिले इंटीग्रेशन dx या फिर इंटीग्रेशन dy, वो तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या मैंने कोई dx फिक्स थोड़ा ना कर दिया कि x के सापेक्ष ही आपको मिले, कोई t वेरिएबल भी हो सकता है, उसके सापेक्ष भी आपको इंटीग्रेशन करवा सकता है, कोई p कोई k, कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो भी वेरिएबल होगा उसके अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले इंटीग्रेशन, फिर जस्ट आपको d मिले, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएट को, अवकलन को। यानी पहले आपको समाकलन का साइन मिले, फिर आपको जस्ट अवकलन का साइन मिले, और फिर आपको कोई वेरिएबल मिले, तो आपको क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ही क्या है, इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ क्या बचता है, सिर्फ x बचेगा, और वो x गुणा किसके साथ हो जाएगा, इस अचर के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली इस टाइप के इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अचर इंटू एक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि अचर को अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, फिर अपना इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ, और ये dx बचेगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ भी आपको मिले, जैसे आपको ये मिल जाए इंटीग्रेशन dt मिल जाए, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन जस्ट आगे d है, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देना, आपके पास सिर्फ t बचेगा। ऐसे आ जाए इंटीग्रेशन d के आ जाए, तो d से इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ k बच जाएगा। तो वो आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग देख लेना। अब नेक्स्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला अपने इंटीग्रेशन में वर्क करता है वो है ये, अपन ने दो राशियों का योग के साथ इंटीग्रेशन देख लिया, दो राशियों का माइनस सब्सट्रैक्शन के साथ अपन इंटीग्रेशन देख लिया, ठीक है। ऐसे जब कोई असर इस dx के साथ गुणा में हो तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देख लिया। अब बात आती है जब दो राशियाँ क्या हों, आपस में मल्टीप्लाई में हो, तब उसका इंटीग्रेशन अपने को कैसे करना है वो अपन देखते हैं। u इंटू वी, कोई दो वेरिएबल्स हैं मेरे और उनका मुझे करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बात आती है कि यहाँ जो दो वेरिएबल्स आपको दी हुए मिलते हैं, ठीक है, उनमें से आपको चूज करना पड़ता है कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड वेरिएबल कौन सा है, यानी उनको एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको कि उन दोनों वेरिएबल्स में फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, वो भी अपन देखेंगे कैसे देते हैं। अब बात आती है, मान लो आप अपन ने दे दिया u को, u वेरिएबल को अपन ने प्रायोरिटी दे दी फर्स्ट और v वेरिएबल को प्रायोरिटी दे दी अपन ने सेकंड, ठीक है। अब मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन, तो वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट जो मेरा वेरिएबल है वो एज इट इज़ रहेगा, फिर मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन का साइन, फिर मैं लिखूँगा वेरिएबल सेकंड,
ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो dx तो आएगा ही आएगा, क्योंकि dx के सापेक्ष आप कर रहे हो। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, आप फर्स्ट वेरिएबल को एज इट इज लिखोगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकंड का, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ पहला वेरिएबल आप कांस्टेंट रखो, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल का x के सापेक्ष कर दो इंटीग्रेशन। दूसरे वेरिएबल का जब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये तो है। इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या फ़र्क है, मैं कह रहा हूँ v का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट, तो आप ऐसे तो लिखोगे उसको, v को तो सेकंड मान ही लिया अपन ने सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर में। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ भी अपन ने वही किया, x² + 3x का x के सापेक्ष समाकलन, तो वैसा ही लिखा है, वैसी चीज़ ये है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। अब बात आती है, फिर लगाऊंगा मैं माइनस का साइन, फिर मैं लगाऊंगा एक बड़ा इंटीग्रेशन। ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन छोटा वैसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बताने को है, ये जो बड़ा इंटीग्रेशन है ये कम, इसके अंदर जितनी भी जो भी क्वांटिटी सॉल्व करके आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन के लिए शो किया गया है। चलिए एक बार देखिए, पहला काम इतना करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अपन एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फिर अपन लिखेंगे एक ब्रैकेट लगाएंगे इस टाइप से। ठीक है, फिर अपन करेंगे इस पहले वाले पद का, ठीक है, जो पहले प्रायोरिटी अपन ने दी है उसका आप करोगे अवकलन, डी फर्स्ट बटा डी एक्स। ठीक है, डी फर्स्ट बटा डी एक्स, जो भी प्रायोरिटी में आप मान रहे हो फर्स्ट, उसका आप करोगे पहले अवकलन x के सापेक्ष। x के सापेक्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी क्वांटिटी दी होगी उसी के सापेक्ष तो करोगे, यहाँ t होता तो t के सापेक्ष कर देते। ठीक है, तो पहले तो करेंगे अपन फर्स्ट वाली क्वांटिटी का अवकलन कर देंगे। ठीक है, फिर उस अवकलन में जो वैल्यू आएगी उसको गुणा करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, फिर अपन वापस से इस सेकंड वाली जो क्वांटिटी है इसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जब सेकंड वाली क्वांटिटी का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखेंगे अपन उसको, जैसे यहाँ लिखा था इतना पार्ट एज इट इज यही लिख देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ जो फर्स्ट वाली का जो डिफरेंशिएट किया उसकी वैल्यू इनटू सेकंड वाली क्वांटिटी का जो इंटीग्रेशन किया उसकी वैल्यू, दोनों की जो वैल्यूज होगी उसको अपन कर देंगे गुणा, और गुणा के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर से अपन कर देंगे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो काम क्या करना है अपने को, पहला काम अपने को ये करना है, फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, पहचाननी है। अपन कैसे पहचानेंगे वो भी मैं बात कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी कांस्टेंट, सेकंड वाली का इंटीग्रेशन माइनस, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे अपन, फिर अंदर क्या करेंगे, बस इसके अंदर अपन फर्स्ट वाली क्वांटिटी का अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे, इनटू सेकंड वाली क्वांटिटी का अपन कर देंगे इंटीग्रेशन। जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएट किया और जो सेकंड वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया, दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका ये समाकलन अपन कर ही रहे हैं x के सापेक्ष। तो फाइनली जो भी यहाँ से मैटर की भी वैल्यू आएगी वो अपन देख लेंगे। अब बात आती है कि अपन फर्स्ट और सेकंड को कैसे डिफाइन करें। तो मेन यही है, अगर आप फर्स्ट को डिफाइन कर लोगे तो सेकंड तो अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ मैंने लिख रखा टू डिफाइन फर्स्ट, कि फर्स्ट को कैसे डिफाइन करें। कोई भी दो जो आपको वेरिएबल्स होंगे वो आपस में गुणा में होंगे, तो अपन कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पहचान लोगे तो सेकंड अपने आप ही आ जाएगा सामने। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है आईलेट, इसको अपन बोलते हैं क्या, आईलेट। आईलेट, आई से मेरा मतलब है, आई में मेरे आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम मेरे त्रिकोणमितीय फलन आते हैं, जैसे साइन कोस टेन, ये तो अपन ने पढ़ा था नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, उनके ऊपर ये साइन पावर -1 लगती है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, तो ये सभी मेरे क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो इनको तो देनी है, अगर ये कहीं आ जाए इंटीग्रेशन में तो प्रायोरिटी फर्स्ट उनको दे देनी है, बाकी जो बचेगा वो सेकंड हो जाएगा। अगर ये नहीं हो देन अगर कोई लॉग की प्रॉपर्टी, देखिए एल का मतलब होता है लॉग, अगर आपको लॉग मिले तो आप उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दो। ऐसे ही अगर लॉग भी नहीं मिले, इनवर्स फंक्शन भी नहीं मिले, तब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आई लेट, फिर आएगा ए मतलब अर्थमेटिक, जो भी अर्थमेटिक क्वांटिटीज़ हैं जैसे एक्स वाई जेड, x² y², x³ y³ समथिंग, ये सारी चीज़ें ये अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आप उनको प्रायोरिटी दोगे। सपोज ना आई मिले, इनवर्स फंक्शन मिले, ना ही लॉग वाला कोई फंक्शन मिले, ना ही अर्थमेटिक फंक्शन मिले, देन अपन चेक करेंगे कहीं अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो नहीं है। आई लेट, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये चेक करना आपको। ठीक है, ये भी नहीं मिले तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फिर अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको अपन प्रायोरिटी देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है फर्स्ट सेकंड में कि फर्स्ट कैसे डिफाइन करना है। फर्स्ट के लिए ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, कहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पहले मिले तो उसको प्रायोरिटी दे दो, वो नहीं मिले तो फिर लॉग वाले को दो, लॉग वाला नहीं मिले तो आप अर्थमेटिक्स को दो, ठीक है। और अर्थमेटिक्स नहीं मिले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को प्रायोरिटी दो, और ये भी नहीं मिले तो लास्ट में आपको देनी है एक्सपोनेंशियल को, तो देनी पड़ेगी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी। वो अपन देख लेंगे क्वेश्चन से कि अपने को प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे पता करना है, या फिर कैसे अपन एग्जाम्स में पहचाने फर्स्ट या सेकंड में कैसे डिफाइन करें। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, इन पर बेस्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मली अपने को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। और वो अपन करने के बाद अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो समाकलन काम में आएगा अपन सारा कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ एक फॉर्मूलाज बचेंगे, कुछ 3-4 फॉर्मूला बचेंगे, वो जब अपन क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे अपन तभी उनका मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखाऊंगा कि आप इन समाकलन की ये वैल्यू होती है, क्योंकि वही उनका यूज है और वही याद कर लोगे तो बेटर है। वो 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 या 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि उन पर क्या है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलता है, तो अपन वही सीख लेंगे, वही क्वेश्चन कर लेंगे उनका। बाकी यहाँ जो इंटीग्रेशन क्या होता है वो सब अपन सीख लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये तो भी पूरी क्वांटम में भी काम आएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन भी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मेरा है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx या x, ठीक है। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, और आपको पता आप x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका, इस पूरी क्वांटिटी का, और इसमें x आना चाहिए तभी x के सापेक्ष उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो यहाँ आपको x दिख रहा है, इसका मतलब अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ आपको x² + 5x + 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या लगाना अपने को, कहीं ना कहीं u + v वाला सिस्टम अपने को लगाना है, क्योंकि यहाँ जो 3 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं x², 5x और 2, ये आपस में क्या है ऐड हो रही हैं, प्लस में है। इसका मतलब अपने तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, लिख देंगे x² का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, x² + dx, फिर प्लस लगा देंगे। इस 5x का अपन अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, dx लगा देंगे, और इस 2 का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, dx लगा देंगे। अब बात आती है x² का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वही इस फॉर्मूले के बेस पर आपको देखना है। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1/n+1, और यहाँ x की पावर n मतलब n कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x एज इट इज़ n+1 करनी है पावर, तो n अपना 2 है, तो 2 + 1 बटा डिवाइड में 2 + 1, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर भी क्यूब और डिवाइड में 3, ठीक है। फिर मैं लगा दूंगा मेरा प्लस, ये मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब बात करते हैं 5x × dx की। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 5 एक मेरा कांस्टेंट है और x मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। यानी यहाँ क्या कर रहे हैं एक्चुअल में अपन एक्चुअल में अपन मान सकते हैं कि कोई अचर है, जैसे अचर है गुणा में कोई चर है और उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो क्या करना है, अचर हो तो उसको कौन इंटीग्रेशन से बाहर लिखो, बाहर लिख दिया, सीधी सी बात। अचर है उसको बस चाहे डिफरेंशिएट हो चाहे इंटीग्रेशन हो उससे बाहर ले आओ, ठीक है। डिफरेंशिएट हो चाहे इंटीग्रेशन हो उससे अपन बाहर लेके ही आपने को आना है, उसका कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट नहीं होता। हाँ सिर्फ ही अगर अचर होता, जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता सपोज इंटीग्रेशन 5 dx, तो भी क्या करते हैं अपन, तो 5 को बाहर ले आते भाई, सीधी सी बात है। यहाँ 5x dx है तो अपन x को तो बाहर ला नहीं सकते, क्योंकि x का तो इंटीग्रेशन हो ही सकता है x के सापेक्ष, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ 5 को ही बाहर लाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा x dx, फिर प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 2 एक कांस्टेंट है, 2 तो नियत ही रहेगा, हमेशा एक संख्या नियत रहेगा, तो इसको अपन इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, अंदर अपना क्या बचेगा dx, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा x³/3 एज इट इज़ प्लस x का इंटीग्रेशन। अब आपको क्या दिख रहा है, x की पावर कितनी है, 1 है कि नहीं है, यानी n बराबर कितना आ गया, 1 आ चुका है। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पावर कितनी है भाई, x की पावर 1 को मैं 1 थोड़ा ना लिखूंगा, एज इट इज़ x ही तो लिखेंगे अपन, ऐसा थोड़ा ना लिखते हैं कभी x की पावर 1, वो तो अपने खुद को पता होता पावर 1 है तभी x एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यही पावर 0 ही होती तो वैल्यू 1 बन जाती। फिर किसी की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, चाहे कोई किसी कांस्टेंट की पावर 0 उसका मान तो 1 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं x की पावर 1 तो है ही, सीधी सी बात है। 2 होती तो 2 तो अपन लिखते x², 2 भी नहीं लिख रहे हैं, 0 भी नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि पावर 1 तो है ही। तो यहाँ पावर 1 तो है ही, और उस 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू हो गई 1, और जैसे ही आप उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो x की पावर n+1 और n कितना है 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, x² बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 2, ठीक है।
dx का इंटीग्रेशन पीछे भी मैंने आपको बताया था, एज इट इज यही तो चीज़ है जो मैंने कहा था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट आपको दोनों साथ हों तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएट को कैंसिल कर दोगे, सिर्फ क्या बचेगा अपना x बचेगा। या आप इसको बोल सकते हो कि जो x का या फिर कहूँ इंटीग्रेशन dx होता है उसका मान x ही आता है, जो भी यहाँ वेरिएबल होता है वही वैल्यू आ जाती है, और बाहर 2 है ही तो वैल्यू हो जाएगी 2x। तो ये थी वैल्यू इस इंटीग्रेशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी e की पावर अल्फा x dx। और मैंने e की पावर का आपको या फिर जो एक्सपोनेंशियल पार्ट का जो इंटीग्रेशन मैंने बताया था, आप जो भी एक्सपोनेंशियल का पार्ट होता है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ये लिख दिया, फिर आप डिवाइड कीजिए और फिर आपको क्या करना है, जो पावर में जो x के साथ जो चीज़ होगी, जो भी कांस्टेंट होगा, यहाँ अल्फ़ा मेरा कांस्टेंट है, लिख लेना साइड में, यहाँ मेरा अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, ठीक है। इसका मतलब x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। ये तो किया अपन ने एज इट इज़, बस मैंने क्या किया, यहाँ पर a लिख दिया था, यहाँ मैंने अल्फ़ा लिख दिया, एक ही तो बात है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसी को आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया होता e की पावर 5x, तो क्या करते हैं, e की पावर 5x का इंटीग्रेशन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो e की पावर 5x तो पहले एज इट इज़ लिख देंगे, फिर डिवाइड, फिर x के साथ जो भी कांस्टेंट गुणा में है उसको अपन लिख देंगे डिवाइड में 5, एज इट इज़ हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन, मेरा थर्ड है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ गामा, ये गामा बोलते हैं इसको, ठीक है, गामा का नोटेशन है, साइन है, ठीक है, इनटू डी वाई। गामा मेरा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, गामा मेरा क्या है, कोई कांस्टेंट है और उसका मुझे y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो वही बात आ गई, गामा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन क्या लेते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, लिख दिया, फिर अपन लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dy तो बचेगा, और इंटीग्रेशन dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बताया ना कितनी बार, तो बता दिया आपको, इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा तो इंटीग्रेशन dy y बच जाएगा। इस बार अपन जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों जस्ट अटैच्ड में है, बचेगा क्या, सिर्फ आपका y। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, गामा y, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन y³ माइनस 4√y, किसके सापेक्ष कर रहे हो, y के सापेक्ष, ठीक है। तो घबराने कोई बात नहीं है, x हो y हो z हो कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आप देखो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप देखोगे y³ माइनस 4√y, इसका मतलब इस पद का अपन अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसका अपन अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ बीच में प्लस था तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया क्वांटिटीज़ का, बीच में प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो अपन क्या करेंगे, लिख दूंगा मैं इसको y³ dy, इंटीग्रेशन y³ dy, माइनस लगाऊंगा, माइनस है, फिर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा इस पूरी क्वांटिटी का 4√y dy। आई बात समझ में, बस कुछ नहीं करना, आगे तो सिंपल है। y³ dy मेरा क्या बन जाएगा भाई, x की पावर n dx का ये फॉर्मूला होता है, तो फिर उसी में पुट तो करना है। वहाँ x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना क्या है, y लिखूंगा, पावर कितनी है, 3 है, उस 3 में क्या ऐड कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा तो 4 बन जाएगा, और डिवाइड में भी 4 आ जाएगा। इजी तो है, x को y से रिप्लेस कर दिया, वहाँ x के सापेक्ष, तो फॉर्मूले को वैसे ही नहीं रखना, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि किस क्वांटिटी का कर रहे हो, x है, ठीक है, यहाँ y चल रहा है तो y के लिए वैल्यू आ जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनस लिखेंगे अपन एज इट इज़, देन क्या हो जाएगा, 4√y का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, 4 मेरा कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन किसका करूँगा मैं, √y का, और y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अंडर का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ना, सीधी सी बात है, और ये क्या हो जाएगा dy। बस कुछ नहीं करना, ये सॉल्व कर लेना आप खुद आगे। ये तो वैल्यू आ चुकी है, माइनस आई 4 आई, इसका इंटीग्रेशन कर लेना। यहाँ अब क्या हो गया, y की पावर 1/2 हो गई है, तो यहाँ अब 1/2 में क्या ऐड कर दोगे, n कितना हो चुका है एक्चुअल में, 1/2 हो चुका है। x की जगह क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा क्योंकि y के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, और उस जो n जो 1/2 आया है उसमें ऐड कर दूंगा 1, और उसी में डिवाइड में करके भी वही वैल्यू लिख दूंगा एज इट इज़। देख रहे हो ना, यहाँ जो 3³ हो रही है तो बटे में भी वही आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 हो गया तो बटे में 2 आ गया, तो यहाँ जो भी ऊपर n+1 आप करोगे वही तो एज इट इज़ नीचे लिखना आपको डिनोमिनेटर में, हर में। ये भी इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं इसकी, इंटीग्रेशन y² dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सिंपल है भाई, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो x के सापेक्ष, जबकि आपको अंदर जो वेरिएबल या जो क्वांटिटी दी है वो y है, कोई मैच ही नहीं है।
कम से कम अगर यहाँ x होता, x स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन कर देते। इसका मतलब एक्चुअल में जो मेरा y स्क्वायर है मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, y स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दूँगा। ठीक है, अंदर सिर्फ मेरा बचेगा dx और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा तो वैल्यू हो जाएगी x y स्क्वायर। तो यहाँ y था, ध्यान रखिएगा y का इस x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस पर। ठीक है, इंटीग्रेशन से तब होता जब ये y की जगह अपने पास x होता, क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसका यहाँ वेरिएबल होना जरूरी है। यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो कैसे करोगे, आई क्या बात समझ में। इसी में थोड़ा वेरिएशन करके आपको ये भी मिल सकता है, जैसे ये मिल जाए y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और फिर आपको इंटीग्रेशन मिल जाए dx सपोज। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या करना अपने को, एक क्वांटिटी y स्क्वायर दिख रही है, फिर प्लस है, फिर x स्क्वायर, यानी पहले तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बीच में लगा देंगे प्लस और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसका अपन ने कर ही लिया और इसका भी अपन ने कर ही लिया, पीछे कहीं ना एग्जाम्पल में अपन ने किया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है इंटीग्रेशन वगैरह। सब जितना अपने को केमिस्ट्री में ज़रूरत है, नीड है, उतना ही अपन पढ़ रहे हैं और उतना ही अपने लिए सफिशिएंट भी है, ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स कर रहे हैं। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि x के सापेक्ष तो डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन किन दो क्वांटिटीज़ का, दो वेरिएबल्स का कर रहे हो, एक x का कर रहे हो और एक है मेरा साइन x। दो अलग अलग है, सेम तो नहीं है ना। x एक अलग चीज़ है, x एक अर्थमेटिक फंक्शन आता है, जबकि साइन x मेरा एक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो आपको दिख रहा होगा u इंटू वी वाला कुछ सिस्टम है। u इंटू वी कोई भी बोलो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो वेरिएबल्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, उनका आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और उसके लिए अपने को लगाना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये। अब बात आती है, ये क्वेश्चन करवाने का यही पर्पज़ है ताकि आप इन फर्स्ट सेकंड को भी चेक कर लो और कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी अपन देख लें। ये लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पर, फिर अपना इंटीग्रेशन खत्म है। जो अपने केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में अपने लिए यूजफुल था उतना मैंने आपको करवा दिया। चलिए अपने इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ अपने को देखना है फर्स्ट और सेकंड अपन कैसे पहचाने। एक है मेरा अर्थमेटिक फंक्शन, ठीक है, अर्थमेटिक फंक्शन है, और ये मेरा कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, या फिर जेड वाई कुछ भी हो, तो वो सभी कैसे आते हैं, मेरे अर्थमेटिक फंक्शन से आते हैं। अब बात आती है ए और टी में पहले कौन आता है, तो मैंने साफ सा ऑर्डर आपको लिखवाया हुआ है, आई लेट। सबसे पहले आएगा आई, फिर एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई। तो इसके अकॉर्डिंग, आई लेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा। पहले कौन आएगा, ए आएगा भाई, ठीक है। इस ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, टी से पहले ए आ रहा है, टी से पहले ए आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट और ये मेरा बचेगा वो अपने आप ही सेकंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात अपने को फर्स्ट सेकंड तो आ गए हैं, यू और वी में अपने फर्स्ट सेकंड को तो पता चल गया है। एक्स मेरा फर्स्ट है और मेरा जो साइन एक्स है वो मेरा सेकंड पार्ट है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की, कैसे करेंगे। मैंने बताया आपको, जो आप फर्स्ट मानते हो उस फर्स्ट को तो रखो आप कांस्टेंट एज इट इज़, ठीक है। फर्स्ट को आप रखो एज इट इज़, फिर लगाओ इंटीग्रेट, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट को तो कांस्टेंट रख दिया और सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये रटना नहीं है कि फिर अपन समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले को कांस्टेंट, दूसरे का समाकलन। अब साइन एक्स का समाकलन कर रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है, साइन एक्स का समाकलन कर रहे हो तो समाकलन चिन्ह तो लगाना ही पड़ेगा ना, आगे डी एक्स भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष ही भाई, एक्स के सापेक्ष ही, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे माइनस, फिर अपन क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, बड़ा इंटीग्रेशन का साइन। इसके अंदर अपन क्या क्या करेंगे, इसके अंदर अपन जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट है उसका तो अपन करेंगे डिफरेंशिएट। ये मैंने कर दिया डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष, किसका, एक्स का ही एक्स के सापेक्ष मैंने कर दिया अवकलन। क्यों, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स के सापेक्ष तो अवकलन होगा और डी एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, ठीक है। तो पहले वाले पद का तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। इसके इनटू में मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले पार्ट का फिर से समाकलन करूँगा, तो सेकंड वाला पार्ट का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। बस अब इसी पार्ट को, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ से जो भी वैल्यूज आएगी उसका आप फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, क्योंकि बार लगा देना इंटीग्रेशन मतलब डी एक्स तो आएगा ही, ठीक है।
एक्स के सापेक्ष जो भी क्वांटिटी यहाँ से सॉल्व होगी, जो भी वैल्यूज यहाँ से आएंगी उसका वापस से इंटीग्रेशन करोगे एक्स के सापेक्ष। तो ये इंटीग्रेशन लगाया और ये मैंने लिख दिया dx। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसा समझो, चलिए एक बार और इसी चीज़ को थोड़ा ऐसा समझो, पहले वाले पार्ट का कांस्टेंट, सेकंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, देन माइनस साइन। इसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएट, अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष ही। तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट क्या होगा, dx बटा dx। मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, d बटा d लिखना है, नीचे वाला जो d है उसके साथ कौन आएगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले d के साथ कौन आएगा, जिसका करना हो, किसका करना है अपने को, x का करना है, तभी ये dx बटा dx बन गए, एक जैसे बन गए। ठीक है, इसके इंटू में क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अपन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x dx। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देना x के सापेक्ष। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब बात आती है यहाँ सॉल्व करने की, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मैंने आपको नहीं लिखवाया फॉर्मूलाज में, तो आप 2 फॉर्मूला और नोट कर लेना। एक 8 नंबर फॉर्मूला लगा के लिख लेना, sin x का जो मेरा इंटीग्रेशन होता है उसको अपन लिखते हैं माइनस कोस एक्स। ठीक है, और ऐसे एक 9 नंबर फॉर्मूला, कोस एक्स का जो मेरा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स। ये 2 फॉर्मूला और नोट कर लेना। साइन एक्स का जो मेरा समाकलन होगा वो होगा माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का जो मेरा समाकलन होगा वो होगा साइन एक्स। ठीक है, इन्हीं को आप अगर अवकलन से कोरिलेट करो तो वहाँ पर ने साइन एक्स का जो अवकलन किया था, डिफरेंशिएट किया, वो आया था कोस एक्स, और वहाँ जो कोस एक्स का जो अवकलन किया हुआ है था माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या है, जस्ट साइन का ही डिफरेंस है। तो बात आप ध्यान में रख लेना। तो साइन एक्स का आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स, फिर मैं लगाऊंगा माइनस, फिर मैं इंटीग्रेशन का ही साइन, dx बाई dx आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। ठीक है, इस पार्ट का आंसर क्या है, माइनस कोस एक्स। देखिए साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स। तो ये तो इसकी वैल्यू हुई है, इसकी वैल्यू को इससे गुणा किया, यहाँ से वैल्यू 1 आई थी, तो माइनस कोस एक्स जब 1 से गुणा होगा तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू आई इनको सोल्व करने पर वो वैल्यू ये थी, और इसका आप वापस से क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कुछ नहीं है, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, प्लस हो गया। फिर इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप, कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष, और इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लिख दूंगा माइनस एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स अपन ने देखा है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा, साइन एक्स, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स आपको चेक करना है। फिर फर्स्ट वाले जो भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो उसको कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर फर्स्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएट इनटू या मल्टीप्लाई, सेकंड वाले पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से जो भी 2 वैल्यूज आएँ उसका फिर से आप इंटीग्रेशन कर दो एक्स के सापेक्ष। आई बात समझ में? और फिर वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये तो होगा एक विदाउट लिमिटेशन वाला इंटीग्रेशन। जब आपको लिमिट दी हुई हो तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा है। जैसे मैं कहूँ आपको, सपोज अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपको कि यहाँ जो लिमिट है वो है मेरी 0 से π/4। अब कन्फ्यूज मत हो ना, ये π/4 क्या है, बताया हुआ सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया। पाई मीन्स 180 डिग्री, और उसमें डिवाइड 4 करोगे तो यानी 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपको लिमिट दी हुई है, इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट आपको दी हुई है 0, मतलब ये समाकलन 0 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया, मैक्सिमम ये गया π/4 तक, 45 डिग्री तक ये गया। तो अब लिमिट आपको दे दी, अब आपको इंटीग्रेशन करना, तो कैसे करोगे? तो करना ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इसी में आपको थोड़ा वेरिएशन करके बता रहा हूँ। यहाँ से कर लेना, या फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहो तो वहाँ से कर लेना, कोई फ़र्क वहाँ से पढ़ने वाला खास है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना। आपको जो लिमिटेशन आपको दी है उसको आप लिखते चलो। यहाँ भी आप 0 से π/4 लगाओ, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 0 से π/4 लगाओ। यहाँ इंटीग्रेशन है तो यहाँ भी क्या करोगे, 0 से π/4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या निकाला, कोस एक्स। देखिएगा इस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का सॉल्यूशन आपने निकाला माइनस कोस एक्स, निकाल दिया। तो इन लिमिट का क्या करेंगे, इन लिमिट का क्या करना आप देखिएगा। ये मैंने निकाला माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख दूंगा 0 और इसकी अपर लिमिट में लिख दूंगा 0 π/4।
बस इतना करना है। क्या करना है? इतना। आगे तो कुछ काम इतना हार्ड है नहीं, कर दोगे इतना। जो भी इंटीग्रेशन निकालोगे उसके ब्रैकेट के लोअर साइड में आप जो भी लोअर लिमिट है उसको लिखोगे, और यहाँ जो कॉर्नर ऊपर वाले कॉर्नर पे आप लिखोगे वो लिखोगे अपर लिमिट। ठीक है, सिंपल है। यहाँ अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू 1 निकाली, इसका इंटीग्रेशन किया अपन ने ये वैल्यू, तो यहाँ भी अपन एज इट इज़ यही काम करने वाले हैं। क्या लिख दूंगा? 0 π/4, या सॉरी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ओवरऑल लगा ही रहे हो, तो ओवरऑल में अपन कर रहे हैं तो फिर इसकी नीड नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ तो आप इतना ही रखो। आप जब तक फाइनल कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो तब तक आपको करते जाना है। कंप्लीट में तो कौन सा आएगा? बड़े वाला इंटीग्रेशन तो आएगा। ठीक है, ये तो इसके अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है, आपको तब तक करना है जब तक अपने बड़े वाला इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, तो इस बड़े वाले इंटीग्रेशन की तो लिमिट रखेंगे ही। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन cos x कर दिया। ठीक है, इस cos x का फिर से किया अपन ने, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ भी लिमिट लिखेंगे 0 से π/4, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos x का फिर से अपन इंटीग्रेशन करेंगे, और वो इंटीग्रेशन क्या आएगा थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, इस पूरे पार्ट को दोबारा देख लो आप। क्या करेंगे अपन देखिएगा, ये मैंने x लिखा, यहाँ अब आपको क्या करना है, इस पार्ट में आपको करना है x की जगह जो भी यहाँ क्वांटिटी हो, थीटा हो मान लो, या कोई y हो या z हो, कुछ भी हो, जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो, उसमें आपको ये दोनों वैल्यूज़ रखनी है। किस टाइप से रखनी है देखिएगा, माइनस कोस x था तो मैं लिखूँगा माइनस कोस, इस x की जगह पहले लिखूँगा π/4। आगे बात समझ में? ठीक है, फिर मैं लिखूँगा माइनस का साइन, फिर मैं दोबारा ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं इस x की जगह रख दूंगा 0, तो ये माइनस कोस x तो पहले से था, कोस तो पहले से था, माइनस कोस तो पहले से था, इस x की जगह रख दूंगा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये इतना सा काम करना। मतलब ये आपको जो लिमिट है ये इस वेरिएबल में पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करोगे, फिर लगाओगे माइनस, और फिर पुट कर देना लोअर लिमिट। बस इतना सा काम है, कुछ ज़्यादा हार्ड वाला काम यहाँ पे नहीं कर अपन रहे। ठीक है, यही काम अपने को करना है। ये लिमिट रख दी तो ये पार्ट बना, x पहले से था ही, यहाँ बीच में माइनस था ही, माइनस लगा दिया। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, cos x का फिर से अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सॉरी, ये माइनस माइनस तो बाहर आ गया, ये बन गया प्लस। अब इस cos x का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x आएगा, तो ये मैंने लिख दिया sin x। लेकिन लिमिट तो अभी भी है इस इंटीग्रेशन पर, ये भी तो रखनी है, तो लोअर की जगह तो लोअर वाला पार्ट लिख दूंगा, और अपर की जगह अपर लिमिट मैंने लिख दी। ठीक है, अभी मैंने इसमें वैल्यूज़ रखी नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बनेगा, cos π/4 कितना होता है, cos π, देखिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए cos π/4 कितना होता है, तभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करवाए थे, क्योंकि यहाँ अब आपको जरूरत पड़ेगी उन ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ की जो अपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ निकाली थी। तो यहाँ से क्या है, cos π/4 कितना आएगा, यानी cos 45 डिग्री 1/√2 निकाला अपन ने, तो इतनी वैल्यू क्या थी, 1/√2 अपन ने वहाँ पे निकाली थी, और आगे माइनस है तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, माइनस 1/√2। आई बात समझ में? चलिए इसको नहीं लगाऊंगा मैं एक बार, फिर मैं आगे मेरा साइन माइनस का है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, दोनों कर दीजिए प्लस। ठीक है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ये भी अपन ने निकाला था, आप देख लेना। तो ये वैल्यूज़ कुछ निकल के यहाँ से आई। ठीक है, लिमिट रखने का मतलब क्या होता है, लिमिट रखने या निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि अपने पास जब निश्चित समाकलन एग्जैक्ट इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि अपने पास जब इंटीग्रेशन पूरा सोल्व कर लोगे, लिमिट वगैरह विथ लिमिट रख के जब आप इंटीग्रेशन पूरा सोल्व कर लोगे तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज़ अपने पास आएंगी। क्या आएंगी, कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज़ अपने पास आएंगी। तो वो बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस, यहाँ पर अब आपको वैल्यूज़ लिखनी है, तो पहले अपन लिखेंगे अपर लिमिट x की जगह, फिर लगाऊंगा माइनस, फिर लिखूंगा x की जगह लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है, यहाँ तो सॉल्व करने को नीड है नहीं, थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन ऐसा हो जाएगा, 1 को पहले लिख दूंगा और इस -1/√2 को बाद में लिख दूंगा, प्लस एज इट इज़। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ मेरा आएगा नेक्स्ट साइन π/4। साइन π/4 भी कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन π/4 भी 1/√2, साइन 0 होता है। तो यहाँ से ये वैल्यूज़ अपने पास निकल के आएंगी, ये वैल्यूज़ अपने की सॉर्ट आउट। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा इजी वे में। लिमिटेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, लिमिट का क्या करता है, लिमिट जो भी आपको दी हुई होती है, यहाँ पे 0 से π/6 भी हो सकती है, 3π/2 कुछ भी हो सकती है, यहाँ π/2 से π/4 आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो सकती है। ठीक है, या π/4 से π/2 दी हुई हो सकती है, तो उससे कोई घबराना नहीं है। फिर जरूरी नहीं है आप 0 ही मिलेगा, आपको कोई भी मान मिल सकता है,
और अपर लिमिट में भी आपको कोई भी मान मिल सकता है। फ़र्क क्या है, उसको इंटीग्रेशन के साथ साथ लिखते चलो, अंदर वाले इंटीग्रेशन के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि अभी अंदर वाले इंटीग्रेशन में अगर आप रख दोगे तो फिर आगे इंटीग्रेशन कैसे करोगे एक्स के सापेक्ष। आई क्या बात समझ में? तो पहले क्या है, आपको अंदर वाला इंटीग्रेशन तो आपको एज इट इज सॉल्व करना है, ठीक है, विदाउट लिमिट, ठीक है। बाहर वाला जो है वहाँ पर आपको लिमिट रखनी है, ठीक है। जो कंप्लीट जो बड़े वाला जो इंटीग्रेशन है, जो आप फाइनल इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पर, इन दोनों को गुणा करने के बाद वहाँ आपको लिमिट रखनी है, और यहाँ लिमिट रख ही देंगे अपन। बस करना क्या है, अपर लिमिट को उस वेरिएबल की जगह रखो, फिर लगाओ माइनस का साइन, और फिर इस लोअर लिमिट को उस वेरिएबल की जगह रखो, और फिर इन दोनों को सोल्व कर दो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ अगर कोस और साइन के जैसे फंक्शन अगर आ जाएँ तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की नीड पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज़ की, वो एंगल कितने होते हैं उनकी नीड पड़ेगी, वो आपको आना चाहिए। तो ऐसे ही आप इनमें भी कर सकते थे, कोई भी लिमिट रख सकते थे। जैसे मैं लिख दूँ 0 से 2, तो क्या करना है, सारा इंटीग्रेशन करना है सोल्व। तो 0 से 2 लिमिट रख रहा हूँ, तो x स्क्वायर का अपन ने अलग से इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ भी लिमिट 0 से 2 हो जाएगी, यहाँ भी लिमिट 0 से 2, यहाँ भी लिमिट 0 से 2 हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको घबराना नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। हर जगह क्या हो जाएगी, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। बस इसका इंटीग्रेशन अपन ने क्या निकाला, x³/3। लिमिट थोड़ा ना रखें अभी लिमिट रखेंगे, 0 लिखा यहाँ पे 2 लिखा, प्लस एज इट इज़ 5x का इंटीग्रेशन अपन ने देखा 5x²/2। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 0 से 2 लिमिट रखी नहीं है, अभी अपन रखेंगे प्लस, और यहाँ इंटीग्रेशन अपन ने 2x निकाला ही है, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट अपन अभी रखेंगे। बस x की जगह पहले 2 रख दो, 2 रखेंगे जैसे ही x की जगह, तो 2 का क्या रख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यूब /3 माइनस, फिर अपन लिखेंगे इस 0 को इस x की जगह, अपर लिमिट रख दी, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट 0^3। यहाँ पर अपन इसको देखेंगे, यहाँ क्या है 5, आप चाहे पहले बाहर ही ले लो, 5 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं, ठीक है, बिना बात कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। पहले x की जगह आप 2 रख दो, 2^2, फिर इस x की जगह रख दो 0, तो 0 रखोगे तो 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, 2 को आप चाहे बाहर लिख लो, कांस्टेंट है, x की जगह तो रखने हैं अपन वैल्यू, 2 को थोड़ा ना अपने को कुछ करना है, ठीक है। x की जगह पहले 2 रखेंगे और फिर 0 रखो, माइनस लगाएंगे, फिर रखेंगे 0, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रख देंगे उस वेरिएबल की जगह। बस अब इसको आप सोल्व कर लो, तो आप यहाँ से देखोगे कि एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास निकल के आएगी। तभी तो इसका नाम है निश्चित समाकलन, कि लास्ट में जब लिमिट आप रख दोगे, जो भी आपको लिमिटेशन दी हुई होंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो वैल्यू रखने के बाद आपके पास एक निश्चित वैल्यू निकल के आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू अपने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 8/3 ये 0 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू 10 आ जाएगी, और वहाँ से आगे वैल्यू आ जाएगी 4। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ भी लिमिट रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लिमिट रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बात आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए, आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और ये u वाला भी फॉर्मूला भी अपने को क्वांटम में काफ़ी काम में आने वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको इंटीग्रेशन का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे अपना मोल कॉन्सेप्ट, और देन अपन मोल कॉन्सेप्ट में अपन कुछ ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट उतना ही जितना अपने लिए नेट गेट के पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अपन पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में, ठीक है। कुछ बेसिक आइडिया जो अपने आगे तक, कुछ रूल्स ऑफ वो प्रिंसिपल, ठीक है, पाउली अपवर्जन नियम, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।